समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे ये चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह में के ही लेटी। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे कहानी। कहानी इससे काव्य कृति की रचनाकार अपनी भाव रश्मियों से हिंदी साहित्य को प्रकाशित करने वाले युग कवि मैथिली शरण गुप्त की, जिन्होंने पहली बार खड़ी बोली को अपनी काव्य भाषा के रूप में निर्मित किया। राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक नैतिकता और मानवीय उत्थान जिनके काव्य का उत्स है, जिनकी रचनाएं विश्व साहित्य की अनमोल धरोहर हैं और जिनके बिना राष्ट्रभाषा हिंदी के शब्द सितारों का कोई भी सफर पूरा नहीं होता। गुलाम हिंदुस्तान में शब्दों की सितारे ने अपनी लेखनी से देश में एक नई अलग जगह दी थी। आजादी के बाद देश ने अपने इस सपूत को राष्ट्र कवि के रूप में अभिनंदित किया और दद्दा कहकर पुकारा। जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी के निकट चिरगांव के एक संभ्रांत वैश्य परिवार में। पिता सेठ रामचरण कनकने राम भक्त और काव्य प्रेमी थे एवं अनेक उपनामों से कविता लिखते थे। माता थी काशीबाई। गुप्त जी को कवित्व प्रतिभा और राम भक्ति पैतृक देन थी, तभी तो बाल्यकाल से ही कविता लिखने लगे थे। कहते हैं पिता ने इनके एक छंद को पढ़कर आशीर्वाद दिया कि तू आगे चलकर हमसे 1000 गुनी अच्छी कविता करेगा, और यह आशीर्वाद अक्षरशः सत्य हुआ। इनके पूर्वज मूलतः ग्वालियर के मांडेर के निवासी थे और 1857 से पूर्व पिंडारी लुटेरों के भय से चिरगांव आ गए। इस अमीर और संपन्न घराने में बड़े लाड़ प्यार के बीच मैथिली शरण का बचपन बीता। वे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा होशियार नहीं थे, बल्कि मन खेल कूद में ज्यादा लगता था। पिता ने घर पर एक पंडित जी को भी लगा दिया था। तीसरे दर्जे तक मदरसे में तालीम के बाद पिता ने अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी के मैकडोनाल्ड हाई स्कूल में दाखिला करा दिया, जिसके निर्माण के दौरान इनके पिता ने सबसे ज्यादा दान दी थी। एक रोचक किस्सा है कि इनका पूरा नाम मिथिलाधीप नंदन शरण था और ऊपर से उपनाम गुप्त भी लगा था, मगर स्कूल में मैथिली शरण कर दिया गया। यहाँ भी अंग्रेजी की पढ़ाई से ज्यादा उनमें दिन भर चाकरी चलाने और पतंग उड़ाने का जुनून था। फिर भी घर पर ही संस्कृत, हिंदी तथा बांग्ला साहित्य का व्यापक अध्ययन किया, मगर तभी जैसे नियति ने उनका इम्तिहान लिया। उनकी पहली पत्नी, जिनसे मात्र 9 साल की उम्र में 1895 में शादी हुई थी, का निधन 1903 में हो गया। उनकी यादों से निकले भी न थे कि उसी साल पिता हमेशा के लिए छोड़ गए। पति के जाने का सबसे बड़ा झटका माँ को लगा और अगले साल वे भी चल बसी। घर में व्यापार में भारी घाटा हुआ। जवान हो रहे मैथिली शरण टूट गए। रिश्तेदारों ने 1904 में दूसरी शादी करा दी, मगर महज 10 साल बाद 15 सितंबर 1914 को दूसरी पत्नी भी चल बसी। जाती जिंदगी का खालीपन जवान मैथिली शरण ने शब्दों में बांट लिया। 1917 में इनकी तीसरी शादी हुई, जिनसे उनका एक बेटा हुआ, उर्मिल शरण। उन्होंने कविता, दोहा, चौपाई, छपाई आदि रसी केंद्र उपनाम से लिखने और अलग अलग पत्रिकाओं में भेजना शुरू किया। 1904-05 के बीच उनकी रचनाएं कलकत्ता की वैश्य प्रकारक, बंबई के वेंकटेश्वर और कन्नौज की मोहित पत्रिका में प्रकाशित होती रहीं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जब झांसी के रेलवे ऑफिस में चीफ क्लर्क थे, तब गुप्त जी अपने बड़े भाई के साथ उनसे मिलने गए और कालांतर में उन्हीं के छत्र छाया में मैथिली शरण की काव्य प्रतिभा पल्लवित और पुष्पित हुई। उस दौर की हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली सरस्वती का द्विवेदी जी यही से संपादन करते थे, जो हिंदी के लिए देश भर में बड़ा आंदोलन चला रहे थे। मैथिली शरण जी, जो अब तक रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में लिखते थे,
द्विवेदी जी के सानिध्य में उनकी रचनाएं 1905 से 1921 तक सरस्वती पत्रिका में छपती रही। 1921 में द्विवेदी जी ने संपादक पद से इस्तीफा दे दिया और गुप्त जी गोरी हुकूमत के खिलाफ खुलकर लिखने लगे। 1910 में प्रकाशित रंग में भंग ने लोगों को जोश से भर दिया। आज की चित्तौड़ का सुन नाम कुछ जादू भरा, चमक जाती चंचला से चित्त में करके त्वरा। 1905 में बंगाल विभाजन की नाराजगी जयद्रथ वध में उजागर हुई। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। 1914 में प्रकाशित भारत भारती में तत्कालीन हिंदुस्तान के प्रति लोगों को आगाह करते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका कि जो कृषि भूमि है वो कौन भारतवर्ष है। भारत भारती में गुप्त जी ने अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों की बात इसके 3 खंडों में की। इस बीच प्रेस और साहित्य सदन के नाम से चिरगांव में प्रिंटिंग प्रेस और प्रकाशन के कारोबार में उतर आए। 1914 में शकुंतला और इसके 2 साल बाद किसान नाम से काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। किसान में भारतीय किसानों की दुर्दशा का चित्रण है। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्व रहता व्योम है। पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ। खाते खवाई बीज ऋण से हैं रंगे रखे जहाँ। आता महाजन के यहाँ यह अन्न सारा अंत में। अधपेट खाकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में। गुप्त जी की रचनाएं सरस्वती के अलावे इंदु, प्रताप और प्रभा जैसी पत्रिकाओं में भी छपती रही। इसी दौरान 3 नाटक भी लिखे, तिलोत्तमा, चंद्रहार और अनध। 1925 में इनका खंड काव्य पंचवटी प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने कुदरत के अनमोल खजाने को खोला है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। 1927 में हिंदू स्वरंध्री, बकसंहार, धन वैभव और शक्ति। 1929 में देशभक्ति की लहर वाली झंकार। 1931 में साकेत का प्रकाशन हुआ। इसमें अधिकांशतः अयोध्या की घटनाओं का प्रसंग और लक्ष्मण और उर्मिला का वर्णन है। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया, हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। 1932 में उनकी एक और शानदार प्रस्तुति यशोधरा में स्त्री संवेदना की बारीक और मार्मिक अभिव्यक्ति है। गौतम बुद्ध का गृह त्याग और पत्नी यशोधरा की पीड़ा का मार्मिक वर्णन है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। इसी रचना में महिलाओं की वेदना की अमर अभिव्यक्ति की है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। 1933 में उन्होंने द्वापर और सिद्धराज जैसे पौराणिक और ऐतिहासिक काव्य संग्रह लिखे। इसी दौरान
50वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई गई। गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। साहित्य सेवाओं के लिए आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों द्वारा डीलिट की उपाधि दी गई। 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए तो 1954 में भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त साकेत के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। मैथिली शरण गुप्त का देहावसान 12 दिसंबर 1964 को चिरगांव में हो गया। इनके निधन से हिंदी साहित्य को जो क्षति हुई उसकी पूर्ति संभव नहीं।